अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट। इसमें हम रे डायग्राम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो डबल स्लिट स्क्रीन हमारे पास मौजूद है। इससे पीछे सिंगल स्लिट स्क्रीन थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो अब काम पीछे रह गया। तो जनाब इस डबल स्लिट से अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट का जो हिस्सा होगा, इस स्लिट पे, स्लिट ए पे, ये सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करेगा और उसी वेव फ्रंट का दूसरा हिस्सा स्लिट बी पर होगा, वो भी सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करेगा। एक ही वेव फ्रंट पर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मौजूद हैं, इन फेज लाइट जनरेट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगे और ये लाइट यहाँ से निकल के इस टारगेट स्क्रीन तक पहुँचेगी। दोनों स्लिट्स का बिल्कुल सेंटर ये पॉइंट है, इसे हमने नाम दिया है जी सी। और जनाब आली दोनों स्लिट्स का दरमियानी फासला है जी डी। ये आ गया जी दोनों स्लिट्स का दरमियानी फासला। हाँ जी, अब स्लिट ए से रे ऑफ लाइट जाएगी। ये रेज ऑफ लाइट हम बनाएंगे ताकि हमें कन्वीनियंस हो कैलकुलेशन में। तो जनाब स्लिट ए से वेव फ्रंट चल के जाएंगे, हम रे ऑफ लाइट बनाएंगे, वो यहाँ पे भी पहुँचेगी लाइट वेव, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हम कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं टारगेट स्क्रीन पे, हम इसे नाम देते हैं पॉइंट पी का। तो यहाँ पे दोनों स्लिट से आने वाली रेज ऑफ लाइट हम यहाँ पहुँचाते हैं। तो स्लिट ए से हम बना लेते हैं जी, ये पहुँच गई जी। तो लाइट तो चूँकि हर जगह पे जा रही है, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया अपनी कैलकुलेशन के लिए। स्लिट बी से रेज ऑफ लाइट जा रही हैं, तो ये एक रे हम सेलेक्ट करते हैं। पॉइंट पी पे जाके दोनों रेज ऑफ लाइट सुपरपोज करती हैं। अब दोनों स्लिट से जब लाइट वेव्स निकली थी तब ये इन फेज थी। पॉइंट पी तक पहुंच के दोनों का तय करदा फासला एक जैसा नहीं है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ए पी का फासला कम है, बी पी का फासला रिलेटिवली ज़्यादा है ए पी की निस्बत, इसलिए ये ब्लू वाली रे ने ज़्यादा फासला तय किया है। तो इसका फासला जितना ज़्यादा है ए पी की निस्बत, ये बनेगा पाथ डिफरेंस। अब ये कितना बनेगा, उसके लिए जनाब आली हम ए पी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बी पी तक। ये जो परपेंडिकुलर है, देखें ए और बी से रेज ऑफ लाइट जब जाएंगी सी के बिल्कुल सामने टारगेट स्क्रीन का सेंटर है, इसे नाम देते हैं ओ का। तो ये चूँकि ए और बी के बिल्कुल सेंटर के सामने है, ये सेंटर में है, तो ए से ओ तक, बी से ओ तक तय करदा फासला बिल्कुल बराबर है दोनों रेज का। तो आप ओ से ऊपर को जाएंगे यहाँ पे, तो ए से आने वाली रे का फासला कम होगा, बी से आने वाली रे का फासला ज़्यादा होगा। ओ से नीचे को जाएंगे तो ए से आने वाली रे का फासला ज़्यादा होता जाएगा, बी से आने वाली रे का फासला कम होता जाएगा। तो पी चूँकि ओ से ऊपर है तो ए पी का फासला कम है, बी पी का फासला ज़्यादा है। अब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ना, ये परपेंडिकुलर हमें क्या बता रहा है कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, इसे हम नाम देते हैं जनाब आली डी। तो ए और डी के बिल्कुल सेंटर पे बन गया पॉइंट पी, यानी ए पी और डी पी ये तय करदा फासला है बिल्कुल एक जैसा बराबर है, इसलिए बी डी ये बना पाथ डिफरेंस। तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो पाथ डिफरेंस है, क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है या ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ है। बस ये हम देखेंगे, उसके मुताबिक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये जनाब सेंटर पे ऐसे करके जी ये हो गया जी सी पी। चलें ये लाइन हम बाद में लगा लेते हैं, अभी कंफ्यूज ना करें हमें। तो जनाब देखिए ये पॉइंट पी जैसे जैसे ऊपर को जाता जाएगा, बी डी बढ़ता जाएगा और ए डी वैसे वैसे ऐसे जाता जाएगा ऊपर को ऐसे करके। तो ये जो एंगल है जनाब, ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पी ऊपर को जाएगा। इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं थीटा। तो जनाब अब आपके सामने हमने ए पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी पी तक। तो ये जो डी एंगल है ये है जनाब राइट एंगल ट्राइंगल है, बी डी पाथ डिफरेंस बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ए डी बी ये मौजूद है जी। तो जनाब
अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, ये जो पाथ डिफरेंस बी डी है ये बनेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो जनाब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन बनाते हैं, क्या होगा जी, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एम लेमडा। एम यहाँ पे क्या है जनाब, ये कोई इंटीजर है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। लेकिन ये जो पाथ डिफरेंस है ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये बराबर है जनाब आली बी डी के। इसका मतलब ये है कि बी डी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमडा। अब ये देखते हैं जनाब बी डी किसके बराबर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ये ए बी दो स्लिट्स का दरमियानी फासला ये डी है और ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है यहाँ पे। साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी डी बटा हाइपोटेनस क्या है ए बी, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी ओवर ए बी किसके बराबर है जी, डी के बराबर है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। लेकिन ये बी डी तो है पाथ डिफरेंस और ये बराबर है किसके, एम लेमडा के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि बी डी इज इक्वल टू एम लेमडा, तो एम डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। लो जी चार दीवारी में महफूज कर लें। ये आ गया मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, ये आ गया जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन। तो आप अब ये देखिएगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो सेंट्रल इमेज है, अगर ए से आने वाली रे और बी से आने वाली रे बिल्कुल पॉइंट ओ पर आके सुपरपोज करें, दोनों का तय करदा फासला बराबर होगा, पाथ डिफरेंस होगा कितना 0। इन दैट केस एम कितना होगा जनाब आली 0। सेंट्रल स्पॉट सेंट्रल इमेज बनेगा क्या जी, सेंट्रल इमेज बनेगा ब्राइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस होगा 0। तो सेंट्रल इमेज सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट है क्योंकि पाथ डिफरेंस है कितना 0। इस सेंट्रल फ्रिंज के बाद पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस 0 है, 0 के बाद होगा जी बढ़ते 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 आधा लैम्डा होगा, आधे लैम्डा के बाद बढ़ते बढ़ते होगा 1 लैम्डा। तो जब पाथ डिफरेंस हो जाएगा हाफ लैम्डा तो डार्क फ्रिंज होगी, फिर पाथ डिफरेंस होगा ब्राइट 1 लैम्डा 1 लैम्डा ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर पाथ डिफरेंस होगा 1.5 लैम्डा डार्क फ्रिंज होगी। तो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलती चली जाएंगी जनाब, ये बनती जाएगी पॉइंट पी पे जाके पता नहीं है ब्राइट फ्रिंज है कि डार्क फ्रिंज है। हम बारी बारी सपोज कर रहे हैं कि पहले हमने सपोज किया कि पॉइंट पी पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये सूरत हाल बन गई। तो आप देखिए सेंट्रल फ्रिंज पे पाथ डिफरेंस 0 है, वो तो 0 ऑर्डर इमेज हो गया, 0 ऑर्डर फ्रिंज हो गई। उसके बाद पहली ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा जी, पाथ डिफरेंस कितना होगा जी 1 लैम्डा, यानी यहाँ पे एम की जगह पे कितना आएगा जी 1। ये काम की बात याद रखना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए एम इज इक्वल टू कितना होगा जी 1 होगा। तो जनाब अब देखते हैं फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा जी, पाथ डिफरेंस होगा m प्लस हाफ लैम्डा, यानी डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है आधा लैम्डा, m इज इक्वल टू 0 होगा तो आधा लैम्डा, m इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 प्लस हाफ, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5, 4.5, 5.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। तो अब जनाब लेकिन ये पाथ डिफरेंस तो वही है, कितना है जनाब, वही बी डी है। तो फिर से चलिए राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में यहाँ पे क्या होगा जी, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी ओवर ए बी की जगह पे डी लिख दिया अब मैंने,
तो बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। जब आप एक दफ़ा ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी ये वाला रिलेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं ज़रा कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो वेला हूँ। तो बी डी इज इक्वल टू क्या है जनाब, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस एम प्लस हाफ लेमडा। तो इसका मतलब ये है कि डी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एम प्लस हाफ लेमडा के बराबर हो गया। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकल आई है। अब आप ये देखिए कि पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए m इज इक्वल टू 1 था। पहली डार्क फ्रिंज सेंट्रल जीरो ऑर्डर इमेज के बाद पार्ट डिफरेंस बढ़ते 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 हुआ आधा लेमडा, यानी पहली डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस है हाफ लेमडा। तो ये हाफ लेमडा कब आ रहा है, ये m प्लस 1/2 में m की जगह पे क्या पुट करें, कोई सियाना बंदा मुझे बताए। फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप सारे सियाने हैं, तो फिर बताइए m इज इक्वल टू क्या होगा जी, 0। लो जनाब, यहाँ पे फ़र्क साफ ज़ाहिर है, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं, आपकी आंखों के सामने चेक कीजिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन केस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज m इज इक्वल टू 1, इन केस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज m इज इक्वल टू 2 होगा जी। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस जब काउंट करना है तो डार्क फ्रिंजेस काउंट करते हुए, ब्राइट फ्रिंजेस काउंट करते हुए ख्याल रखना है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए m इज इक्वल टू 1, दूसरी के लिए m इज इक्वल टू 2, तीसरी के लिए m इज इक्वल टू 3। इसी तरह से डार्क फ्रिंजेस के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए m इज इक्वल टू 0, सेकंड डार्क के लिए m इज इक्वल टू 1, थर्ड डार्क के लिए m इज इक्वल टू 2, 15वीं डार्क के लिए m इज इक्वल टू 14। तो जब ये कैलकुलेशन आप करें या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या MCQ सॉल्व करें तो बराए मेहरबानी उसमें आपने ख्याल रखना है। तो ये तो जनाब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ गया। अब हम ये देखने लगे हैं कि सेंट्रल फ्रिंज से, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, वहाँ से ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पे जाके वाक़े है, ये कितने फासले पर है, और अगर फ्रिंजेस काउंट करेंगे तो क्या बनेगा। ये पॉइंट A है। लो जी जनाब अली, मैं ज़रा का भी इसको रेज करता हूँ। तो अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं हजरात, हम देखने वाले हैं सेंट्रल फ्रिंज से पॉइंट P कितने फासले पर है। तो ये y एक्सिस की सिमत में है, तो जनाब हम इसे y कह लेते हैं। तो जनाब यहाँ से ये देखें जी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये हो गया जी। तो जनाब हमने ये देखें जी कि करना क्या है, ये OP ये वाला फासला मालूम करना, सेंट्रल फ्रिंज से पॉइंट P तक का फासला मालूम करना है। यहाँ तक दरमियान में फ्रिंजेस कितनी हैं वो काउंट करेंगे, फिर हम फासला मालूम करेंगे। तो जनाब मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ, ये देखिएगा डॉटेड लाइन पॉइंट C को P से मिलाने लगा हूँ जनाब मैं, ये देखें जी ऐसे करके। अब देखें इंटरफेरेंस के लिए बुनियादी शर्त एक ये होती है कि स्मॉलर एंगल के लिए होती है ये थीटा, ये थीटा स्मॉल होता है। डायग्राम बनाते हुए चूँकि समझाना मकसद होता है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी डायग्राम बनाते हैं, ये फासला आपको ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअली ये फासला बहुत कम होगा, ये तकरीबन पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पे जब लार्जर एंगल होगा तो डिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, फिर डिफ्रैक्शन वाले रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वो अगला पोर्शन हमारा डिफ्रैक्शन वाला आएगा, वहाँ पर जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं इस बात को। तो ये स्मॉलर एंगल तक ही महदूद है, लार्जर एंगल पर डिफ्रैक्शन क्यों हो जाती है वो भी अगले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्मॉलर एंगल के लिए है और बहुत थोड़ा फासला है। जब थोड़ा फासला है यहाँ से, यहाँ भी आपको लग रहा है कि रे AP CP BP इनके दरमियान फासला ज़्यादा है, यहाँ पे जाके इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन ये असल में ऐसे होती हैं कि ये एक रे यहाँ से जा रही है, एक रे यहाँ से जा रही है, एक रे यहाँ से जा रही है ऐसे करके, एक रे यहाँ से जा रही है ऐसे करके, एक रे यहाँ से जा रही है ऐसे करके। तो जब आप इन रेज को देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फ़र्क है ये बहुत कम होता है। तो आप इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे ये रेज ज़रा करीब करीब हैं और ये इसको छोड़ें यहाँ से, ये आपको तकरीबन पैरेलल लगेंगी। यहाँ चूँकि डायग्राम बड़ी बड़ी बनाई हुई है तो आपको लग रहा है कि ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर स्मॉलर एंगल भी होगा तो 100% पैरेलल ये नहीं होंगी, लेकिन तकरीबन ये पैरेलल होंगी देखने में। तो इसलिए पैरेलल समझ के इनको कैलकुलेशन करेंगे तो मामला ठीक रहेगा। तो
अगर पॉइंट पी पॉइंट ओ से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी हमारी सारी सपोजिशन इस बात पे चल रही है कि ये सारा काम स्मॉलर एंगल पे हो रहा है, तो थीटा अगर स्मॉल है तो ए पी सी पी बी पी ये तकरीबन पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट ए से डी पर ये ए डी वाली लाइन बी पी पर परपेंडिकुलर है तो ये सी पी पर भी तकरीबन परपेंडिकुलर ही है। तो ये ए डी वाली लाइन बी पी पर परपेंडिकुलर है तो सी पी पर भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखें कि ये जो एंगल थीटा है ये किन दो लाइनों के दरमियान बना हुआ है, ये ए बी और ए डी इन दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। ए बी और ए डी इन दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। तो अगर आप इसको ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये डॉटेड लाइन बनती है सी ओ, और ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये बनती है सी पी, ये वाली डॉटेड लाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बन रहा है जनाब ये इस एंगल थीटा के बराबर है। ये हम सिलेबस पढ़ते हुए पहले भी एक दो दफ़ा ये काम कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। देखें, ये इन दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल है, इन दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल है थीटा। तो एक लाइन को आप 90 पे रोटेट करें, पीछे पीछे दूसरी लाइन को भी 90 पे रोटेट कर दें तो एंगल रहेगा उतने का उतना ही, यानी एंगल ऐसे बन रहा है, दोनों लाइनों को 90 पे रोटेट कर दें एंगल रहेगा उतने का उतना ही। तो जनाब एक लाइन को 90 पे रोटेट किया ये बन गई, दूसरी लाइन को 90 पे रोटेट किया ये बन गई, तो ये एंगल भी उसके बराबर ही आ गया थीटा के। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है सी ओ पी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है जनाब, सी ओ पी। इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा किसके बराबर है जनाब आली, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर को हमने कहा हुआ है y, और दो स्क्रीन्स का दरमियानी फासला ये अभी आपने शुरू करना है तो अगले चैप्टर तक ये हमारे साथ रहेगा। ये होता है जनाब आली L, दो स्क्रीन्स का दरमियानी फासला। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब y ओवर L लो जनाब आली, ये हो गया। फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा डिग्रीज में है, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा टेंजेंट थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा होगा जी। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री में सेटिंग करके। फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा टेंजेंट थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की थी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा जी, फॉर्मूला क्या था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू किसके बराबर है जी, टेंजेंट थीटा के। तो डी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, वाई ओवर एल, डी वाई ओवर एल इज इक्वल टू एम लेमडा। जनाब आली हम क्या मालूम करना चाहते हैं यहाँ पे, हम सेंट्रल स्पॉट से, सेंट्रल इमेज से, सेंट्रल फ्रिंज से पॉइंट पी तक का फासला मालूम करना चाहते हैं। ये है जनाब y, तो y इज इक्वल टू एम लेमडा एल बटा डी आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है तो इसका मतलब ये है कि आप ये लिख सकते हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल फ्रिंज से पॉइंट पी पर अगर ब्राइट फ्रिंज है तो ब्राइट फ्रिंज, कौन सी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m क्या होता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए m इज इक्वल टू 1, सेकंड के लिए m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे m की जितनी वैल्यू होगी उतनी फ्रिंज का सेंटर से फासला होगा, यानी ये mवीं फ्रिंज का फासला है, mth फ्रिंज का फासला है फॉर mth फ्रिंज। क्या होगा जनाब, अब y को लिखेंगे वाई एम, दैट इज इक्वल टू एम लेमडा एल बटा डी। सेंट्रल फ्रिंज से mth फ्रिंज, mवीं फ्रिंज का फासला, mवीं फ्रिंज का फासला ये आएगा जी। तो जनाब आली अब यहाँ से हम ये मालूम करने लगे हैं कि देखिए फ़र्ज़ करें कि ये 5वीं फ्रिंज है, तो सेंट्रल फ्रिंज से 5वीं फ्रिंज का फासला ये वाई एम है। तो छठी फ्रिंज का फासला कितना होगा, 5वीं फ्रिंज के लिए एम इज इक्वल टू 5 आएगा, छठी फ्रिंज के लिए एम इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
तो क्या बनेगा जनाब, ये वाई एम प्लस वन, पाँचवीं के लिए 5, छठी के लिए m+1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी आएगा m+1 इंटू लेमडा एल बटा डी आ जाएगा। तो इसे हम कह लेते हैं जनाब इक्वेशन नंबर 1, इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप चाहें तो पिछली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए नंबरिंग करके सीक्वेंस उसी हिसाब से चला लीजिए। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस का दरमियानी फासला, डिस्टेंस between two bright fringes, distance between two bright fringes क्या होगा जनाब, पांचवी फ्रिंज का फासला, छठी फ्रिंज का फासला, इनके दरमियान डिफरेंस ले लीजिए, यानी किym+1 माइनस ym इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m+1 लेमडा एल बटा डी माइनस m लेमडा एल बटा डी। तो दो फ्रिंजेस का दरमियानी फासला, इसे डेल्टा y कहेंगे। फ्रिंज स्पेसिंग, क्या जी, फ्रिंज स्पेसिंग क्या बनेगा, यहाँ पे लेमडा एल बटा डी आ गया कॉमन, बाकी बचा m+1 माइनस m, ये m से m कट गया, बाकी क्या बच गया जी, फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा y इक्वल टू लेमडा एल बटा डी। तो जनाब आली ये इक्वेशन 3 कह लेते हैं। चले हम, ये आ गया दो ब्राइट फ्रिंजेस का दरमियानी फासला, ये आप नोट कीजिए डेल्टा y इज़ इक्वल टू लेमडा एल बटा डी है। इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं दो डार्क फ्रिंजेस का दरमियानी फासला। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी यानी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज होगी, m+½ बनेगी। क्या बनेगी जी, m+½ ये यहाँ से अब मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ। देखिएगा ये आपने नोट किया हुआ है लेमडा एल ओवर डी। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या बनेगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m+½ लेमडा, यानी कि क्या बनेगा जनाब, डी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m+½ इंटू लेमडा, बाकी तरतीब वही है, m की जगह पे m+½ आता जाएगा, d इंटू वाई ओवर एल इज इक्वल टू m+½ इंटू लेमडा। तो y इज इक्वल टू m+½ लेमडा एल बटा डी। तो ym आ जाएगा जी ये यहाँ पे। तो ये आ गई जनाब इक्वेशन नंबर 3 थी, ये 4 आ गई। इससे नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, ये सेंट्रल फ्रिंज से कोई m वैल्यू जो भी है डार्क फ्रिंज है, तो इससे अगली डार्क फ्रिंज क्या होगी, ym+1 इज इक्वल टू m+1+½ लेमडा एल बटा डी हो जाएगा। तो क्या बना जनाब, m+1 जमा आधा, 1 जमा आधा 1.5 हो गया, 3/2 ठीक हो गया जी, लेमडा एल बटा डी आ गया। इक्वेशन 5 कह लीजिए जनाब अली से। तो फ्रिंज स्पेसिंग इन केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, ym+1 माइनस ym इक्वल टू m+3/2 लेमडा एल बटा डी माइनस m+1/2 लेमडा एल बटा डी। लो जनाब लेमडा एल बटा डी आ गया कॉमन, बाकी क्या बचा m+3/2, ये माइनस दोनों के साइन चेंज करेगी, -m -1/2, m से -m कट गया, 3/2 1.5 में से आधा माइनस करें, कितना बच गया जी, 1 बच गया। लो हजरात डेल्टा y इन केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, in case of interference, distance between two bright fringes, distance between two dark fringes are equal, यानी fringe spacing for bright and dark fringes are equal। interference की निशानी ही ये है कि fringe spacing, इसे हम कहते हैं, ये क्या है जी, fringe spacing, या दूसरा नाम है इसका fringe width, फ्रिंज की मोटाई चौड़ाई ये सेम रहती है इन केस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस।
लो जनाब ये भी प्रूव हो गया। कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, अगर तो आ जाए कि प्रूव दैट इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, तो फिर आपने ये दोनों ही स्टेप करके पूरा करना है। अगर आ जाए कैलकुलेट द फ्रिंज स्पेसिंग, तो फिर आपने ब्राइट के लिए करना है, डार्क के लिए ये +1/2 करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपने फिर जनरल और सिंपल सिचुएशन को अडॉप्ट करना है, फिर ब्राइट के लिए करना है। तो आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रिंजेस के दरमियान फासला कम या ज़्यादा हो जाए तो लैम्डा ज़्यादा करने से स्पेसिंग ज़्यादा होगी, एल स्क्रीनों के दरमियानी फासला ज़्यादा करने से ज़्यादा होगी, डी ज़्यादा करने से फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्ला लाइट और फ्ला लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट में से किसके लिए फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा है, किसके लिए कम है। तो आपको उनकी वेवलेंथ का कंपैरिजन पता होना चाहिए। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा, उसकी फ्रिंजेस ज़्यादा चौड़ी होंगी, ज़्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की। रेड कलर की, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रिंजेस की विड्थ यानी चौड़ाई कम होगी। तो ये जनाब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस के लिए। इससे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ नेचुरल फिनोमेना डिस्कस करेंगे जिनमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।